अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना में कोरोना वायरस कम्युनिटी स्प्रेड में दाखिल, अजीम तर बल्दिया हैदराबाद और दीगर अजला में केसेस में तेजी से इजाफा। गांधी के अलावा दीगर हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की सहूलत मुयस्सर नहीं, सोशल मीडिया की खबरों को बेबुनियाद करार देने के लिए महकमे सेहत की जानिब से जारी की गई वीडियोस ने कलाई खोल दी। पाक झीलों और खुली अराजी पर कब्जों को रोकने के लिए खुसूसी सेल कायम, इत्तला देने वालों का नाम खुफिया रखा जाएगा। टोल फ्री नंबर का केटीआर ने किया इफ्तिताह। और खानगी होटल में बर्थडे पार्टी मुनक्किद करने पर पुलिस की कार्रवाई, 8 अफराद को हिरासत में लिया गया। ऐसा लगता है कि तेलंगाना में कोरोना वायरस तीसरे मरहले में दाखिल हो गया है। कम्युनिटी स्प्रेड होने की वजह से केसेस में इजाफा होता जा रहा है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में केसेस में बड़े पैमाने पर इजाफा होता जा रहा है। हफ्ते के दिन मुस्बित केसेस की तादाद 1572 तक जा पहुंची। तेलंगाना में बढ़ते हुए केसेस से अवाम में खौफ बढ़ता जा रहा है। अवाम खुदकुशी की तरफ मायल हो रही है। इत्तला मिली है कि हुसैन सागर में कोविड मरीज ने खुदकुशी कर ली। तेलंगाना में अब तक 1,10,545 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 22,312 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। हफ्ते तक अमवात 288 हो गई। अमवात की शरह तो कम है, लेकिन अवाम में खौफ बढ़ता जा रहा है। वजीर आला भी प्रगति भवन छोड़कर फार्म हाउस मुंतकिल हो चुके हैं। कम्युनिटी स्प्रेड होने की वजह से कोरोना वायरस तेलंगाना के दीगर अजला में भी फैल रहा है। हफ्ते के दिन वरंगल में 31 केसेस दर्ज हुए हैं। रंगारेड्डी और मेरचल में केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अवाम को रजाकाराना लॉकडाउन होने की जरूरत है। गैर जरूरी मकानात से बाहर ना निकलें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए खुद को महफूज रखें। कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन की तलाश के लिए दुनिया भर के 140 फार्मा कंपनीज व तहकीकाती इदारे रिसर्च के नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इन वैक्सीन के इंसानों पर तजुर्बात का भी आगाज किया जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ताउन से हैदराबाद में कायम भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने मंगल से इंसानी तजुर्बात का ऐलान किया है। ताहम ये वाज़ेह किया जा रहा है कि इस साल के खत्म तक इस वैक्सीन का कामयाब हुसूल मुमकिन ही नहीं। मुल्क के चंद ज़राए अबलाग ने यह इत्तला दी है कि हिंदुस्तानी वैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च कर दिया जाएगा। इन इत्तलात के तनाजुर में हुकूमत हिंद के इदारे PIB ने एक सरकर्दा माहिर डॉक्टर TV वेंकटेश्वरन के मजमून शाये किए हैं, जिसमें दुनिया भर में वैक्सीन की तैयारी के लिए जारी रिसर्च और हिंदुस्तानी फार्मा तहकीकाती इदारों की मसाई का हवाला देते हुए ये अंदाजा जाहिर किया गया है कि वैक्सीन साल 2021 से कबल मुमकिन नहीं होगा। कोरोना वायरस से मुताल्लिक शाये होने वाली खबरों में कितनी सच्चाई है? सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों पर यकीन किया जाए या फिर हुकूमत जो कह रही है इस पर भरोसा किया जाए? खास तौर पर गांधी हॉस्पिटल को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, इसको लेकर अवाम में खौफ देखा जा रहा है। महकमे सेहत की जानिब से कोरोना वायरस के मरीजों ने गांधी हॉस्पिटल में इलाज से मुताल्लिक अपने तासुरात पेश किए हैं, लेकिन जो वीडियोस जारी किए गए हैं इससे गांधी हॉस्पिटल की कारकर्दगी को बेहतर बताया गया है, लेकिन दीगर हॉस्पिटल की कारकर्दगी की कलई खोल दी गई है। परिवाला नामी खातून ने बताया कि CCMB से रुजू होने पर इसको एरागड्डा चेस्ट हॉस्पिटल, फिर वहां से फीवर हॉस्पिटल और इसके बाद वहां के डॉक्टरों ने गांधी जाने का मशवरा दिया। वो गांधी हॉस्पिटल में 22 दिन से जेर इलाज हैं। నా పేరు ప్రమీల సార్, విట్టలవాడి నారాయణగూడ. ఫస్ట్ CCCకి పంపింది నన్ను. అక్కడికి నుంచి ఎర్రగడ్డ ఫీవర్ హాస్పిటల్. అక్కడ నుండి ఒక డాక్టరు ప్రమీల పోతావా అంటే భయపడ్డా. గాంధీకి పోనన్నా. లేదు నువ్వు పోతే మంచిగా అవుతావా అని డాక్టర్ చెప్తే నేను ఇక్కడికి వచ్చిన డాక్టర్. ఇక అప్పటి నుండి డాక్టర్ చూస్తున్నాను. చాలా మంచిగా డాక్టర్. ఏమీ తెలియదు నాకు. 22 రోజులు వచ్చినాయి. నాకు మనసులో ఏంటో ఏమీ తెలియదు. అసలే
मोहम्मद नजीर भी गांधी हॉस्पिटल में 10 दिन से जेर इलाज हैं। उनका पहले उस्मानिया फिर चेस्ट हॉस्पिटल में 5 दिन इलाज हुआ। वहां पर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इनको गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मेरा नाम मोहम्मद नजीर है। मैं उम्र 38 है। मैं उस्मानिया से चर्च का हॉस्पिटल केरा चर्च टीबी हॉस्पिटल वहाँ 5 दिन रहा। वहाँ ऑक्सीजन नहीं बस रहा था, मेरे यहाँ नीचे भी जाए। यहाँ के भी 10 दिन के ऊपर होगा, 10-12 दिन हो रहा। ज़रा रिलीफ है, थोड़ा वीकनेस रहता ना ज़रा। ट्रीटमेंट तो अच्छा है यहाँ। हसननगर के उस्मान खान ने बताया कि वो 17 दिन से गांधी में जेर इलाज हैं। उन्हें भी चेस्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से गांधी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। मेरा नाम उस्मान खान है, हसननगर। मैं यहाँ के 17 दिन हो रहा। तेरा गड्ढा चेस्ट हॉस्पिटल इधर वहाँ पे गैस खत्म हो जा रहा बोलते। यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा है, सबकी सहूलत है, खाने पीने की सब सहूलत अच्छा है। ऐसा लगता है कि गांधी हॉस्पिटल में दाखिला ही सबसे बड़ा मसला है। जब तक किसी की हालत नाजुक ना हो जाए, इसको गांधी अस्पताल में मुंतकिल नहीं किया जा रहा। खुद वजीर सेहत ने कहा कि हॉस्पिटल में 2000 बेड्स दस्तयाब हैं, लेकिन 600 बेड्स पर ही मरीज हैं। बहरहाल महकमे सेहत ने गांधी हॉस्पिटल की साख बचाने की कोशिश में दीगर अस्पतालों की कलई खोलकर रख दी। हफ्ते के दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। गांधी अस्पताल में 2 मरीज लिफ्ट के पास अपने मर्ज से परेशान देखे गए। उनका भी 20 दिन से गांधी में इलाज जारी है। इससे पहले भी 2 मरीज ऑक्सीजन न मिलने की वजह से फौत होने की सेल्फी वीडियो उनकी वायरल हुई थी, जिसको वजीर आला ने गलत करार दिया था। आखिर सच क्या है, इसका फैसला अवाम को खुद करना है। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने संगारेड्डी का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया है। इस मौके पर इन्होंने जिले संगारेड्डी में कोरोना वायरस केसेस में इजाफे और महकमे सेहत की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। इन्होंने कोरोना वायरस के मरीजों से रात फोन पर बात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की और इनको हौसला दिया। इन्होंने मरीजों से सवाल किया कि वो महकमे सेहत के ओहदेदारों से राब्ते में हैं या नहीं। इस मौके पर हरीश राव ने कोरोना के मरीजों से कहा कि वो घबराए नहीं। अलावाजी हरीश राव ने जिले के आवाम से अपील की कि वो गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें और हाथों को सैनिटाइज या फिर साबुन से धोएं। इस मौके पर जिले कलेक्टर एम हनुमंतराव के अलावा दूसरे मौजूद थे। मंडे मैं कॉन्टिनेंटल में कराया था सर। मैं कॉन्टिनेंटल में ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट भी हो गया, सब भी हो गया सर। डिस्चार्ज होके घर पे आ गए आप? तो मैं क्या बोला साहब, जाके पॉजिटिव है ना, मैं एडमिट होता बोल के बोला था जी। बोले तो नहीं बाबा तुम्हारे को नहीं, ऐसा तुम जाओ ऐसा घर पे कमाता बोले होम क्वारंटाइन करो बोले। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट वाले कोई आपसे बात कर रहे, मिल रहे? करे साहब, हमारे को आत्मापुर बस से फोन आया और शशांक साहब बोल के कोई करे, मैडम करे और क्या बोलते ये डेली कब बात करते हैं आपसे? मेरे को साहब देखो अभी आज तो 2-3 फोन आए साहब। गुज़िश्ता 7 दिनों से एक ही बहस चल रही है सरकारी और अवामी सतह पर कि लॉकडाउन होगा या नहीं। 28 जून को वज़ीर आला ने अजीम तर बलदिया हैदराबाद में दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने पर गौर करने के लिए काबीना इजलास तलब करने का ऐलान किया था। इसके बाद से अवाम उलझन का शिकार है। IAS ओहदेदार भी लॉकडाउन को लेकर परेशान हैं। एक काबीनी वजीर से पूछने पर इन्होंने कहा कि तमाम बड़े शहरों में केसेस में इजाफा हो रहा है, तो फिर हैदराबाद को अलग करके देखने की जरूरत नहीं। उनका कहना था कि अगर लॉकडाउन का फैसला लेना होगा तो वजीर आला अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला लेंगे। लेकिन वजीर आला के इस ऐलान से शहर आधा खाली हो गया है। जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। होलसेल दुकानों ने पहले ही रजाकाराना तौर पर कारोबार बंद कर दिया। जराये के मुताबिक पता चला है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लॉकडाउन की पुरजोर मुखालिफत की है। अनलॉक के बाद रियासत की आमदनी में कुछ हद तक बेहतरी आई है। अगर अजीम तर बलदिया हैदराबाद में दोबारा लॉकडाउन किया गया तो आमदनी नहीं होगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक जून के महीने में 6000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, जिसमें निस्फ से ज्यादा आमदनी अजीम तर बलदिया हैदराबाद से हासिल हुई है। अगर GHMC में दोबारा लॉकडाउन किया गया तो आमदनी पर काफी असर पड़ेगा। दूसरी तरफ GHMC हुदूद में केसेस में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। इन हालात में लॉकडाउन नागुज़ीर है, लेकिन वज़ीर आला आमदनी के नुकसान को लेकर उलझन में पड़ चुके हैं।
حال ہی میں وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ تلنگانہ ایک دولت مند ریاست ہے، تو پھر عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی آمدنی انسانی زندگی سے عزیز کیوں ہے؟ کورونا وائرس سے انسانی زندگی کو بچانے کے لیے آمدنی کی پرواہ نہ کرنے والے KCR کے موقف میں تبدیلی کیوں؟ کیا تلنگانہ دولت مند ریاست ہے یا پھر مقروض ریاست بن چکی ہے؟ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ملک میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے لیے وزیر اعظم کی غیر منصوبہ بند پالیسیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے چائنا کے ساتھ سرحدی تنازعات پر قوم کو اعتماد میں لینے اور حقائق سے پردہ پوشی نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ یوپی میں ایک بدنام زمانہ دہشت گرد وکاس دوبے کی جانب سے 8 پولیس ملازمین کی ہلاکت کے لیے یوگی حکومت کو ذمہ دار قرار دیا۔ خبر رساں ایجنسی ANI کو ایک طویل انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس طرح بنا منصوبے کے لاک ڈاؤن کیا گیا اس سے 6 کروڑ سے زائد ملازمتیں ختم ہوئیں، لاکھوں مزدور آبائی مقام کے لیے پیدل ہی نکل پڑے، ٹرینوں میں بھوک سے سینکڑوں مزدور فوت ہوئے، آمدنی و معیشت پر برا اثر پڑا۔ اس غیر منصوبہ بند حکمت عملی کا توڑ ایک اور غیر منصوبہ ان لاک کے ذریعے دیا گیا، جس کی وجہ سے ملک میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور طبی خدمات پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں پردھان منتری سے صرف ایک ہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اپنے پارٹی کے کاریہ سے بات کیے، وہ ان کے پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، مگر کیا پردھان منتری یہ جانتے ہیں کہ ان کے اس ان کانسٹیٹیوشنل ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے دیش میں 10 کروڑ سے زائد نوکریاں چلے گئی؟ کیا اس کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا پردھان منتری کے ان کانسٹیٹیوشنل ان پلانڈ اور 4 گھنٹے کا ٹائم دینے کی وجہ سے 150 سے زائد مائیگرنٹ لیبرز کی موت ہوئی ہے؟ کیا اس کے ذمہ دار پردھان منتری اور ان کی سرکار نہیں ہے؟ کیا پردھان منتری نے اپنے ان پلانڈ ان کانسٹیٹیوشنل لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ٹرین کی سروس شروع ہوئی تھی اس میں 55 سے زائد صرف 15 دن میں مائیگرنٹ لیبرز مارے گئے، 10 کروڑ کے اوپر نوکریاں چلے گئی؟ کون سی سیوا کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آج کروڑوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور پردھان منتری سیوا کی بات کر رہے ہیں۔ اگر پردھان منتری لاک ڈاؤن کو 4 گھنٹے کے بجائے اگر 8 دن کا ٹائم دیتے، 10 دن کا ٹائم دیتے تو یقیناً اتنی تباہی اور بربادی نہیں ہوتی، مگر پردھان منتری کی وجہ سے انہوں نے دیش کو ایک کھلونا دے دیا کہ تھالی بجاؤ، لائٹ بند کرو، جبکہ دیش کو تیاری کرنی چاہیے تھی۔ آج کووڈ کی وجہ سے 18,000 لوگ بھارت میں ان کی موت ہو چکی ہے۔ پردھان منتری کو اس بارے میں جواب دینا چاہیے۔ اگر آج وہ سیوا کی بات کر رہے ہیں تو سر پھر آپ کا فیصلہ غلط تھا۔ آپ کا لاک ڈاؤن کے لیے 4 گھنٹے اور لاک ڈاؤن لفٹ کرنے کے لیے 4 دن، یہ آپ کی ان پلانڈ پالیسی کی وجہ سے آج بھارت میں 10 کروڑ سے زائد لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور نوکریاں جا چکی ہیں اور غریبی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ چین کے ساتھ سرحدی تنازع پر وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مجلس کے صدر نے کہا کہ گلوان وادی میں ہمارے 20 فوجی شہید ہوئے، ان کی شہادت کا بدلہ کیسے لیا جائے گا؟ وزیر اعظم چین کا نام لینا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ دیکھیے، پردھان منتری کا کل وہاں پر جانا اور ہمارے بھارت کے فوج کے سپاہیوں کے حوصلہ ان کا ضرور بلند ہوا ہوگا پردھان منتری کے جانے سے، اور وہاں پر زخمی ہمارے افواج یا فوج کے لوگوں سے ملنا اچھی بات ہے، مگر پردھان منتری نے وہاں پر جا کر اپنی غلطی یا اپنا جو غلط بیان دیا تھا آل پارٹی میٹنگ میں، پردھان منتری کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے دیش کو غلط بتایا تھا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی وہاں پر اندر ہے۔ اگر نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی گھسا ہوا ہے نہ کسی ہمارے پوسٹ پر قبضہ ہوا ہے تو پھر ہمارے دیش کے پردھان منتری کو کل کیوں جانا پڑا وہاں پر؟ تو پردھان منتری نے سب سے بڑا گوف اپ کیا، سب سے بڑی غلطی کی، دیش کو سچ نہیں بتایا آل پارٹی میٹنگ میں، اور کل وہاں پر جا کر انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہاں چین بھارت کی سرزمین پر گھسا ہوا ہے
दुश्मन है चीन हमारा, हमारे सरजमीन पर घुसा हुआ है, चाहे वो डेप्सांग में हो, चाहे वो पोंगसोंग सू लेक में हो, चाहे गलवान वैली में हो, चाहे हॉट स्प्रिंग पर हो। इन चारों मुकामात पर चीन की फौज भारत की ज़मीन पर घुसी हुई है और प्रधानमंत्री को वहाँ पर जाना पड़ा। उनके हालिया दौरे लद्दाख का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि इस वक्त समाज के तमाम तबके को साथ लेकर चलने की जरूरत है, यही इंडिया की खूबसूरती है, जबकि चीन में ऐसा नहीं है। हम मुल्क की इस वहादत में कसरत वाली कैफियत को नजरअंदाज कर रहे हैं। कि प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में एक बात कही कि हम वो लोग हैं, उन्होंने कृष्ण का हवाला दिया। हम प्रधानमंत्री से ये बताना चाहेंगे कि आप उस देश के प्रधानमंत्री हैं जहाँ पर लोग कृष्ण को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, बुद्धा को भी मानते हैं, क्राइस्ट को भी मानते हैं, गुरु नानक को भी मानते हैं, और इस देश में ऐसे लोग भी जो इन तमाम को भी नहीं मानते। हमारी पहचान प्रधानमंत्री भूल गए कि संविधान से है। तो प्रधानमंत्री को इस तरह का बयान देकर ये बताना कि मैं सिर्फ एक ही मज़हब की बात करूँगा, एक ही रिलीजन की बात करूँगा, ये गलत है। और ख़ास तौर से ऐसे मुकाम पर जाकर प्रधानमंत्री को कम से कम इस बात का लिहाज रखना चाहिए था, क्योंकि ये जो भारत की खूबसूरती है ये ना चीन में है, ना किसी दुनिया के किसी देश में है, और ये सब चीज़ सबको जलती है कि भारत में इस तरह की खूबसूरती है। तो मुझे प्रधानमंत्री के अपने भाषण के उस जुमले पर मुझे सख्त एतराज़ है। कानपुर के वाक़े पर इन्होंने यूपी हुकूमत पर कई सवाल उठाए और कहा कि जहां कानून की हुक्मरानी को यकीनी नहीं बनाया जाता, ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। इन्होंने रिमार्क किया कि योगी की ठोक देंगे की पॉलिसी आज उन्हीं का मुहासिबा कर रही है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस सरगना को, जिसने हमारे पुलिस जवानों को शहीद किया, जिंदा पकड़े, इसके लिए खुसूसी अदालत कायम करे, इस पर मुकदमा चलाएं और इसको कानून के मुताबिक बद से बदतर सजाएं दिलवाएं। मुजरिम को इनकाउंटर के जरिए हलाक करना यह कानून की हुक्मरानी के खिलाफ है। देखिए, यूपी में जो पुलिस के डीवाईएसपी के साथ एसआईज और जो कांस्टेबल मारे गए, ये इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर आती है। वो इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने जनवरी 2018 में यूपी की विधानसभा में ये कहा था कि हमने 1038 एनकाउंटर किए और 32 को हमने मार दिया, और कहा कि ठोक देंगे। इनकी ये ठोक देने की पॉलिसी की वजह से आज उत्तर प्रदेश के पुलिस के ऑफिसर्स एक क्रिमिनल के साथ एनकाउंटर में मारे गए। तो ये जो कल मौतें हुई हैं, इसकी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जनाब योगी आदित्यनाथ हैं। इनकी ये ठोक देने की पॉलिसी की वजह से आज पुलिस भी मर रही है, और जो क्रिमिनल्स, जिनके पास क्रिमिनल केसेस हैं, उनको आप इस तरह से इल्लीगल तरीके से मार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार वहां पर रूल ऑफ लॉ के तहत काम नहीं कर रही है, बल्कि रूल ऑफ गन के तहत काम कर रही है, और ये डॉक्यूमेंटेड तमाम वाकयात हैं। अगर ये रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करते रहते योगी आदित्यनाथ, तो पुलिस के लोग इतने नहीं मारे जाते। और वो जो क्रिमिनल है जिसका नाम विकास दुबे है, जिसके ऊपर 60 केसेस हैं, आपकी सरकार क्या कर रही थी? कैसे उसको बेल मिली? वो कैसे बाहर फिर रहा था? मैं आज उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से ये कह रहा हूं कि आपके लिए पर्सनल चैलेंज है कि आप विकास दुबे को अरेस्ट करेंगे, उसको गोली मारकर उसको खत्म नहीं करेंगे। आप उसको आप अरेस्ट करेंगे, स्पेशल कोर्ट बनाकर उस पर एक केस चलाएंगे और कोर्ट के जरिए उसको सख्त सजा दिलवाएंगे। ये जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की और रूल ऑफ लॉ की कामयाबी होगी। अगर कल उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी आदित्यनाथ की सरकार ये विकास दुबे को पकड़कर उसको अगर ठोक देंगे और उसको खत्म कर देंगे, तो याद रखिए वो जो क्रिमिनल ने जो हमारे पुलिस वालों को मारा, और आपकी अगर सरकार ऐसा करती है, तो फिर क्या फर्क बाकी रहेगा?
हम तो रूल ऑफ लॉ के तहत, संविधान के तहत हुकूमत को चलाएंगे। ये क्रिमिनल में और सरकार में फर्क होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपनी पॉलिसी को बदलना चाहिए। ये ठोकने की पॉलिसी नहीं, काम में आने वाली नहीं है। ये ठोकने की पॉलिसी की वजह से तो पुलिस वाले मारे गए। रूल ऑफ लॉ पे चलाइए। और वो जो विकास दुबे है, ये तो आप ही का तैयार करदा है ना। इस फ्रैंकेनस्टाइन को, इस शैतान को तो आप ही लोगों ने साथ ठहर कर बड़े बड़े फोटो लिए, बड़े बड़े तस्वीर लिए। अच्छा, उसके कॉल रिकॉर्ड्स कम से कम जनता की अदालत में रख दीजिए, उसने कितने लीडर्स को कॉल किया। तीसरी बात, अहम बात यह कि हमको पॉलिटिक्स से इन गुंडों को दूर रखना चाहिए। अगर मेरी जात का है तो अच्छा गुंडा है, मेरी जात का नहीं है तो खराब गुंडा है। गुंडा गुंडा होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। उसका न कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक रहना चाहिए, न पॉलिटिशियन को उनको एनकरेज करना चाहिए। गवर्नर ने तालीमी शोबे को मुल्क के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया और मौजूदा वबा के नाजुक हालात में इसके तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की पर जोर दिया है। गवर्नर डॉक्टर तमलसाई सुंदरराजन लीड इंडिया फाउंडेशन के मुश्तरका ताउन से तालीमी चैलेंजेस व मौक़े के उन्वान पर एक वेब सेमिनार से खिताब कर रही थी। इन्होंने कहा है कि कोविड-19 से हर शोबे बशमूल तालीम मुतासिर हुआ है। इन हालात में तालीम का तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की, नौजवानों को फ़नी सलाहियतों से आरास्ता करना, रोजगार के मौके पैदा करना एक बड़ा चैलेंज है। इन्होंने कहा कि नौजवान डिजिटल तरीके से सीखने और ऑनलाइन इम्तिहानात देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए दरकार इंटरनेट और दीगर साजो सामान की अदम दस्तियाबी बाइस तशवीश है। जो ऑनलाइन क्लासेस में शरीक नहीं हो सकते, उनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी और दीगर दरकार मवाद दस्तियाब किए जाएं। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सताइश करते हुए कहा है कि इन्होंने डिजिटल तरीके से पढ़ाई और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए खुसूसी शुरुआत की है। इन्होंने तालीम को मुल्क की तहजीब व तमद्दुन का एक हिस्सा करार दिया। वज़ीर बलदी नज़्म नस्क़ के तारक रामाराव ने पाक, झील और खाली अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी असिस्ट प्रोटेक्शन सेल कायम किया है। एक टोल फ्री नंबर 1800-599-0099 शुरू किया गया है। इस मौके पर वजीर ने बताया कि हैदराबाद हुदूद में झीलें, खुली अराजी, पार्क्स के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अवाम अपनी शिकायत इस नंबर पर दर्ज करवा सकते हैं। काम के दिनों में सुबह 10 बजे तक शाम 6 बजे तक ये टोल फ्री नंबर काम करेगा। जो भी इत्तला देंगे उनका नाम खुफिया रखा जाएगा। ये खुसूसी सेल GHMC के डायरेक्टर इन्फोर्समेंट विजिलेंस के तहत काम करेगा। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो सहूलत से इस्तेफादा करते हुए हुकूमत के साथ ताउन करें। शिकायत करने पर एक शिनाख्ती नंबर दिया जाएगा ताकि अवाम को ये मालूम हो सके उनकी शिकायत पर कार्रवाई में कितनी पेशरफ्त हुई है। इस मौके पर बलदी नज़्म नस्क़ के सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने नवंबर तक मुफ्त चावल की तकसीम का इतवार के दिन आगाज किया। करीमनगर में राशन के मुफ्त चावल की तकसीम के आगाज के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि राशन कार्ड होल्डर्स को फी फर्द 10 किलो चावल दिए जाएंगे। 5 माह तक मुफ्त चावल देने का हुकूमत ने फैसला लिया है। इन्होंने कहा कि रियासत की आमदनी कम होने के बावजूद हुकूमत ने यह फैसला लिया है जो किसी रियासत या किसी हुकूमत ने नहीं लिया। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत 1,91,00,000 अफराद को चावल दे रही है। रियासती हुकूमत मजीद 88 लाख अफराद को मिलाकर 2,79,00,000 अफराद को चावल दे रही है। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। वज़ीर बलदी नज़्म नस्क़ के तारक रामाराव ने कहा है कि शहर में तामीराती कामों को जारी रखने के लिए इक़दाम किए जाएं। कोरोना वायरस से मुतासरा तामीराती कामों को बहाल करने के लिए तामीराती शोबे की तंजीमों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में तामीराती तंजीमों की जानिब से बिल्डिंग और लेआउट की मंजूरी के दौरान पेश आने वाले मामलात से वज़ीर को वाकिफ करवाया गया। तंजीमों ने इस सिलसिले में खुसूसी इजलास तलब करने पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर के तारक रामाराव ने कहा है कि शहर में तामीराती कामों को फरोग देने के लिए हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए जाएंगे। गुज़िश्ता 6 साल से तामीराती शोबे तरक्की कर रहा है। इसको बरकरार रखने के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। हैदराबाद की तरक्की ही हमारा मकसद है, इसमें ताउन की जरूरत है। इन्होंने कहा कि नए म्युनिसिपल एक्ट पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि तामीराती मलबा अगर नालों और खुले मुकामात पर डालेंगे तो इस पर सख्त कार्रवाई होगी।
मुल्क के दीगर बड़े शहरों में तामीराती शोबे गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से दो चार है। हैदराबाद में हालात साजगार हैं। इन्होंने कहा कि ज़राई शोबे के बाद ज्यादातर रोजगार से जुड़ने वाला शोबा तामीरात का है। इन्होंने तंजीमों की जानिब से जिन मसाइल का जिक्र किया, इस पर मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से पूरा ताउन हासिल रहेगा। सीमेंट की कीमतों से मुताल्लिक सीमेंट कंपनियों से बात करते हुए इस मसले का हल निकाला जाएगा और रेती की सरबराही से मुताल्लिक जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, इसको भी दूर किया जाएगा। वजीर अमकाना प्रशांत रेड्डी ने बताया कि नैक वेबसाइट पर एक माह के अंदर नकल मुकाम करने वाले 10,090 मजदूरों ने अपने नाम दर्ज करवाए हैं। इस सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद करते हुए जायजा लिया गया। वजीर ने बताया कि जिन्होंने अपने नाम दर्ज करवाए हैं, इनको उनकी काबिलियत की बुनियाद पर तामीराती शोबे में रोजगार फराहम किया जाएगा। तेलंगाना में इंसानी वसाइल की बेहद जरूरत है। प्रशांत रेड्डी ने बताया कि वजीर आला की हिदायत के बाद रियासती तामीराती शोबे में नकल मुकाम करने वाले मजदूरों को रोजगार फराहम करने के मकसद से नैक नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन की जानिब से तैयार किए गए एक वेबसाइट से अच्छे नताइज बरामद हुए हैं। इस वेबसाइट का 6 जून को इफ्तिताह किया गया। कोरोना वायरस से पैदा बहरान के पेश नजर तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले गैर आबाई मजदूर और तारिकीन वतन और दीगर रियासतों से तेलंगाना को वापस होने वाले मजदूरों को रोजगार फराहम करने के मकसद से इस वेबसाइट को शुरू किया गया है। इस मकसद में नुमाया खिदमात अंजाम दिए गए हैं। वजीर मौसूफ ने उम्मीद जाहिर की है कि जो मजदूर तेलंगाना से अपने आबाई वतन मुंतकिल हो चुके हैं, वो दोबारा तेलंगाना का रुख करेंगे और तामीराती शोबे को फिर से फरोग मिलेगा। इस इजलास में इमारत व शुआरा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील शर्मा, नैक के डायरेक्टर जनरल भिक्षपति के अलावा दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क का एक शेर हफ्ते की शब फौत हो गया। रॉयल बंगाल टाइगर नस्ल से ताल्लुक रखने वाला ये शेर कदम्बा की उम्र 11 साल बताई गई। 2014 में जानवरों की तब्दीली के प्रोग्राम के तहत मंगलूर कर्नाटक से इसे लाया गया था। क्यूरेटर जू के मुताबिक इस शेर ने अपनी बीमारी का कोई शुबा जाहिर नहीं किया, अलबत्ता वो अपनी मुकर्ररा गिजा से इज्तनाब कर रहा था। माहिरीन हैवानात की टीम ने इसका पोस्टमार्टम अंजाम दिया। वो कल्ब के नाकाम हो जाने की इस बीमारी में मुब्तला पाया गया, जिसे हार्ट फेलियर कहा जाता है, जिसमें कल्ब की कमजोरी के सबब मवाद फेफड़ों और दूसरे आज़ा में फैलकर मुतासिर करता है। इस शेर की मौत के बाद जू में रॉयल बंगाल नस्ल की पीली जिल्द वाले 11 और सफेद जिल्द वाले 9 शेर ही रह गए हैं, जिनमें से 3 अपनी मुकर्ररा उम्र को पहुंच चुके हैं। कोरोना वायरस के खानगी दवाखानों में इलाज के लिए अवाम को लूटा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। यौमिया 1 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च हो रहा है। दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में मौसर इलाज न होने की वजह से ज्यादातर खानगी अस्पतालों का लोग रुख कर रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया चादरघाट के थुम्बे अस्पताल में पेश आया। कोरोना वॉरियर फीवर अस्पताल की डीएमओ सुल्ताना कोरोना के इलाज के लिए थुम्बे अस्पताल पहुंची। 5 दिन के बाद इन्होंने एक वीडियो वायरल करते हुए बताया कि रकम अदा न करने पर अस्पताल में उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया और उन्हें रूम में बंद कर दिया गया। इन्होंने कहा कि उनके साथ उनके 3 अफराद खानदान भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। अब तक इन्होंने 1,90,000 रुपए की रकम जमा करा दी है और उन्हें डिस्चार्ज करने का अस्पताल से जब मुतालबा किया गया तो अस्पताल ने इनकार कर दिया और इनको रूम में बंद कर दिया। I'm Dr. Ashta Sultana. I'm a COVID warrior. Due to shortness of breath, I have been admitted at Tumbe Hospital, Chadargarh. For one day, they are charging me 1,15,000. I could not pay so much amount for one day expenses. They gave me insulin at 2, and the sister is not denying she didn't give me insulin. Then either they gave me food after insulin, 10 units of insulin was given to me, and the sister is denying she didn't give me insulin. दूसरी तरफ जब उनका वीडियो वायरल हुआ तो थुम्बे हॉस्पिटल के जिम्मेदारों ने बताया कि इनको किसी ने बंद नहीं किया, बल्कि इन्होंने खुद अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था, जिसकी शिकायत पहले ही पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई जा चुकी है। थुम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर सलीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जब वो हॉस्पिटल से रुजू हुई थी तो अस्पताल में कोई बेड खाली नहीं था, लेकिन उनके ताल्लुकात की वजह से उन्हें पोर्टेबल ऑक्सीजन दिया गया। बाद में रूम में शिफ्ट किया गया और अखराजात से मुताल्लिक तमाम तफसीलात से सुल्ताना को वाकिफ करवाया गया।
उन्हीं के इसरार पर उन्हें ड्यूलेक्स रूम में दिया गया। गुज़िश्ता चंद दिन से वो अस्पताल के अमले के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल कर रही थीं और डॉक्टर्स के इलाज में मदाखलत कर रही थीं। हफ्ते की रात इन्होंने अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया, तब उनके साथ कोई अटेंडर भी मौजूद नहीं था। डॉक्टर सलीम ने कहा कि इन्होंने जो भी इल्जामात लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इसके तमाम सबूत मौजूद हैं। फीवर हॉस्पिटल के डीएमओ का वीडियो वायरल होते ही महकमा सेहत मुतहरिक हो गया। थुम्बे अस्पताल पहुंचकर उनके तमाम मेडिकल रिकॉर्ड हासिल करते हुए तहकीकात का आगाज किया गया। पता चला है कि वज़ीर सेहत ने सुल्ताना का मुकम्मल इलाज मुफ्त करने की हिदायत जारी की है। अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद सुल्ताना ने डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। So we have everything is recorded and everything is documented in the case sheet. उन्होंने मेरे से भी बदसलूकी करे। मैडम बोल रहे कि इंसुलिन क्यों दिए? जब शुगर बढ़ गया तो हमको इंसुलिन देना जरूरी है, जब नहीं है तो नहीं देना है। तो जो सिस्टर को हम ऑर्डर्स दिए वो ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो। मैडम इज इंटरप्टिंग इन माय ट्रीटमेंट कि ये क्यों दिए, ये नहीं देना था, ये क्यों कर रहा। मुझे कुछ रिपोर्ट्स आने के बेसिस पे आगे बढ़ना पड़ेगा, बट मैडम पहले से ही बोल रहे थे कि मेरे को फुल डोज दे दो इसका। अगर मैं फुल डोज देने गया, अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम आ जाता तो दैट विल इज वेरी वर्सन कंडीशन। कि रात में अंदर से रूम लॉक कर लिए, नाइट का डोज देने के बाद रूम लॉक कर लिए, नो अटेंडर्स। तो आई सेड टू इन्फॉर्म टू मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इमीडिएटली, इज एनीथिंग हैपन इन द रूम, वी डोंट हैव एनीथिंग। पेशेंट अचानक कुछ हो गया तो हम कैसा मॉनिटर करेंगे। तो मॉर्निंग जब डोर खुला तो सिस्टर जब 8 o'clock को गए तो बोले कि नहीं मैं 6 o'clock को सोई सुबह में, यू आर नॉट देयर। तो भाई रूम बंद है तो सिस्टर नॉक करे तो भी नहीं खोल रहे, नो अटेंडर्स। उस दिन कोई अटेंडर साथ नहीं था, नो बडी इज रिस्पॉन्डिंग टू आवर कॉल्स। तो वैसे ही करते करते जब मैं 11 o'clock को गया उनके राउंड्स पे तो मुझे कंप्लेन करके मॉर्निंग का डोज नहीं दिए। तो मैंने आस्क्ड टू सिस्टर, तो सिस्टर इज क्लियरली मेंशन कि सर हम लोग लास्ट 3 घंटे से उनको एवरी 15 minutes 20 minutes बता रहे हैं कि दवाई देना है। शी सेड कि हाफ एन आवर के बाद दो, हाफ एन आवर के बाद, ऐसे डिले हो रहा है सर। बंजारा हिल्स पाक हयात होटल पर धावा करते हुए पुलिस ने 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। सराय के मुताबिक खान की बर्थडे पार्टी के दौरान पुलिस ने धावा करते हुए संतोष रेड्डी और दीगर 7 अफराद को हिरासत में लिया है। इससे पहले भी संतोष रेड्डी पर पार्टी मुनक्किद करने का इल्जाम है। इस बर्थडे पार्टी को मुनक्किद करने वाला भी संतोष रेड्डी ही है। लॉकडाउन के दौरान किसी भी किस्म की पार्टियों की इजाजत नहीं दी गई है। ताहम इस सिलसिले में पुलिस ने पार्टी के दौरान धावा करते हुए 8 अफराद को हिरासत में ले लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना में कोरोना वायरस कम्युनिटी स्प्रेड में दाखिल। अजीम तर बलदिया हैदराबाद और दीगर अजला में केसेस में तेजी से इजाफा। गांधी के अलावा दीगर हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की सहूलत मुयस्सर नहीं। सोशल मीडिया की खबरों को बेबुनियाद करार देने के लिए महकमा सेहत की जानिब से जारी की गई वीडियोस ने कलाई खोल दी। पाक झीलों और खुली अराजी पर कब्जों को रोकने के लिए खुसूसी सेल कायम। इत्तला देने वालों का नाम खुफिया रखा जाएगा। टोल फ्री नंबर का केटीआर ने किया इफ्तिताह। और खानगी होटल में बर्थडे पार्टी मुनक्किद करने पर पुलिस की कार्रवाई। 8 अफराद को हिरासत में लिया गया। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।